चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। भारत के संविधान का इतिहास आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। साइमन कमीशन 1927-28 से संबंधित। प्रायः जब हम चर्चा करते हैं भारत के संविधान के बारे में तो ऐसा महसूस होता है कि भारत का संविधान जो बनाया गया है वह एक खास अंतराल में ही बनकर तैयार हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। जिन महापुरुषों ने भारत का संविधान तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया है उनमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम अग्रणी है। बाबा साहब अंबेडकर ने सीधे सीधे संविधान सभा में संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया है, यह बात सही है। इसके पीछे के घटना चक्र में यदि हम जाते हैं तो हमें ऐसा मालूम होता है कि बाबा साहब का रोल इसके अलावा भी रहा है। यानी संविधान सभा के पूर्व में भी बाबा साहब का कानून बनवाने में बहुत अहम रोल रहा है। और हम पिछले वीडियो में यह जान चुके हैं कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसके परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, इन दोनों महापुरुषों का अहम रोल रहा है। आगे की कड़ी में साइमन कमीशन 1927-28, इसमें भी हम देखेंगे कि हमें जो यानी भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं उसमें भी साइमन कमीशन के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने विशेष भूमिका अदा की है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि 10 वर्षों के उपरांत भारत की स्वशासी संस्थाओं की समीक्षा करने हेतु एक कमीशन नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक 10 वर्ष में इसकी समीक्षा की जाएगी, इसमें क्या परिवर्तन करने योग्य है और क्या इसमें संशोधित करने योग्य है या जोड़ने योग्य है, दोनों बातें इसमें रखी जाएंगी। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, 26 नवंबर 1927 को नियुक्त किया गया। यह 7 सदस्यों का कमीशन था और विशेष बात यह थी कि इसमें 7 सदस्य अंग्रेज थे। केंद्र सरकार द्वारा साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए प्रांत की विधान परिषद को अपनी प्रांतीय समिति चुनने के लिए कहा गया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर 1927 में मुंबई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। अगस्त 1928 को उन्होंने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के मुंबई प्रांतीय समिति का सदस्य चुना गया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग साइमन कमीशन के सामने रखी गई। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, दलित वर्ग यह भारत का सबसे ज्यादा पीड़ित वर्ग है, उसे संवैधानिक संरक्षणों की बहुत जरूरत है। यदि अलग से निर्वाचन क्षेत्र की प्रणाली को अपनाया जाता है
तो मुसलमान, दलित, गैर ब्राह्मण और एंग्लो इंडियन वर्गों के लिए आरक्षित स्थान रखे जाएं। प्रांतों की आय से दलित वर्गों की शिक्षा के लिए व्यय करने का अधिकार, दलित वर्ग को सेना, जल सेना तथा पुलिस महकमे में प्रवेश का अधिकार इत्यादि प्रावधान नए संविधान में होने चाहिए। साइमन कमीशन के सहयोग के कारण कांग्रेस द्वारा डॉक्टर अंबेडकर का बहुत विरोध किया गया। डॉक्टर अंबेडकर को देशद्रोही तक कहा गया, किंतु जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट जारी हुई तो डॉक्टर अंबेडकर को देशद्रोही कहने वाले बहुत शर्मिंदा हुए। साइमन कमीशन के निष्कर्षों से असहमति जताने वाला दस्तावेज इस रिपोर्ट में सम्मिलित था। डॉक्टर अंबेडकर ने भाषा या संस्कृति के आधार पर प्रांत रचना कराने पर कड़ा विरोध जताया, क्योंकि इससे भारत में फूट पड़ने का या क्षेत्रीयता के उभरने का भय था। बाबा साहब का मत था कि इससे प्रांत, भाषा या अपनी संस्कृति के बेकार अभिमान को बल मिलेगा। यह देश की एकता व अखंडता के लिए खतरा होगा। दलित वर्ग और गैर ब्राह्मणों को पृथक राजकीय अधिकार यह उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए चाहिए। इसका संबंध भेदभाव से नहीं बल्कि पिछड़ेपन से है। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि मुसलमान या अन्य कोई धार्मिक या भाषाई समूह अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग केवल अपना अस्तित्व कायम करने के लिए चाहता है तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। हम भारतीय हैं, प्रथम भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय ही हैं। इस निश्चय को कमजोर करने वाली किसी भी राजनैतिक पृथकता तथा विभक्तता का निषेध किया जाना चाहिए। रोक लगाई जानी चाहिए कि राजनैतिक अलगाव न हो और किसी प्रकार का अलगाव नहीं होना चाहिए। इस तरह भारत की एकता और अखंडता की भावना उनके ज्ञापन से स्पष्ट हुई और तभी देशद्रोही कहने वालों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। बहुत शर्मिंदा हुए। नेहरू रिपोर्ट तथा डोमिनियन स्टेट्स सन 1928। साइमन कमीशन के विरोध से ब्रिटिश सरकार कुंठित हो गई और सरकार के भारत सचिव ने भारतीयों को सर्वमान्य संविधान बनाने की चुनौती दी। 19 मई 1928 को एक सर्वदलीय सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति को
प्रारूप संविधान बनाने को कहा गया। इस समिति में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के प्रतिनिधि थे। 10 अगस्त 1928 को लखनऊ में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस प्रारूप संविधान में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की सिफारिश की गई थी। नेहरू रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जगह संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की सिफारिश की गई थी। यानी सांप्रदायिक तौर पर किसी को न तो मतदान करने की प्रणाली थी और न ही चुने जाने के लिए व्यवस्था थी। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व की मांग पर अड़े रहने से नेहरू योजना खटाई में पड़ गई, सफल नहीं हो सकी। कांग्रेस ने अहिंसात्मक सविनय असहयोग का रास्ता अपनाया। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 के मुस्लिम लीग के सम्मेलन में 14 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के साथ मुसलमानों के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण की मांग थी। मुस्लिम लीग 30 सितंबर 1906 को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1 अक्टूबर 1906 को सर आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिला था। शिमला में हुई इस भेंट में मुसलमानों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व की मांग रखी गई। 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वशासन की मांग की थी। 1916 में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस में समझौता हुआ। इसे लखनऊ समझौता का नाम दिया गया। इस समझौते के अनुसार कांग्रेस ने मुसलमानों के अलग प्रतिनिधित्व की मांग को मान लिया। मुस्लिम लीग की मांगें कुछ इस प्रकार थीं। नंबर 1, भारत का भावी संविधान संघीय हो, फेडरल हो, अर्थात भारतीय प्रांतों को अधिक से अधिक स्वायत्तता मिले, आजादी मिले। नंबर 2, मुसलमानों को केंद्रीय विधानमंडल में तथा प्रांतीय विधानमंडलों में भारित प्रतिनिधित्व 1/3 मिले। नंबर 3, जब तक वयस्क निर्वाचन पद्धति से चुनाव नहीं होते तब तक यह व्यवस्था बनी रहे। नंबर 4, मुसलमान प्रतिनिधियों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएं। 5वां बिंदु, सरकार कानून के द्वारा भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करे। साइमन कमीशन में भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना यह भारतीयों का अपमान है। यह कांग्रेस की भूमिका थी। ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया।